खंड 2 अध्याय 71। डिंगमी ने नहाना समाप्त किया। जब वह बाहर आई तो उसके बाल अभी भी टपक रहे थे। अचानक उसे किसी चीज से उसकी बाहों में ठूंस दिया गया। रोएदार, मुलायम, भारी। वह दंग रह गई और उसने अपना सिर नीचे करके फैटी गुई को अपनी बाहों में लेटा हुआ देखा। फिर आश्चर्य में अपना सिर ऊपर उठाकर लूशी मियाँ को देखा। लूशी मियाँ ने अपना सिर ढकने के लिए एक तौलिया लिया, अपने बालों को एक बहुत ही कोमल हरकत से पोंछा। डिंगमी के बाल उसकी हरकतों के साथ लहरा रहे थे। वह उसे देख नहीं पा रही थी। क्या फैटी गुई घर नहीं गया? लूशी मियाँ हंसे। यह उसका घर है, वह कहाँ जा सकता है? नहीं, यह लू का घर है। वह अभी अभी नहाने के लिए भागी थी। फैटी गुई पहले से ही वापस क्यों आ गया? लूशी मियाँ ने तौलिया बाथरूम में फेंक दिया। उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। मुस्कुराया लेकिन मुस्कुराया नहीं। उसने कहा कि उसने तुम्हें दिया था। सच में? लेकिन भाई लू ने इसे वापस ला दिया। डिंगमी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। फैटी गुई अपना सिर उसकी छाती पर रगड़ता रहा। लूशी मियाँ ने उस पर नजर डाली, उसे उठाया और जमीन पर फेंक दिया। अपनी ठुड्डी उठाई। हेयर ड्रायर यहाँ लाओ। वह मुड़ा और लिविंग रूम की ओर चल दिया। डिंगमी ने बालों का एक ताला खींचा, हेयर ड्रायर लेने के लिए बाथरूम में गई, फिर लिविंग रूम में चली गई। उसने हेयर ड्रायर प्लग इन किया और लूशी मियाँ की गोद में बैठ गई। अपने सिर को नीचे झुका लिया ताकि वह अपने बाल सुखा सके। हेयर ड्रायर की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। डिंगमी अपने पैरों के पास फैटी गुई को सहलाने के लिए नीचे झुकी। उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद लूशी मियाँ ने हेयर ड्रायर को एक तरफ रख दिया और अपने बालों को बिखेरा। डिंगमी ने अपना सिर घुमाया और उसकी गर्दन को गले लगाया। उसे देखकर मुस्कुराई। तुम मिस्टर लू की बिल्ली चुराने गए थे, क्या हमें बदले में उसे एक देना चाहिए? लूशी मियाँ सोफे पर पीछे झुक गईं। एक चट्टान की तरह स्थिर, उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। किसने कहा कि मैंने इसे चुराया है? या फिर? उसने अपना सिर नीचे किया और बिना कुछ कहे मुस्कुराई। डिंगमी उसके होठों को चूमने के लिए आगे झुकी। उसका चेहरा लाल हो गया। धन्यवाद। लूशी मियाँ ने उसे वापस पकड़ लिया। उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। भारी सांस लेते हुए, एक चुंबन पर्याप्त है। संकेत इतना स्पष्ट था। डिंगमी का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसने फिर भी उसके होठों को काटने के लिए अपना सिर उठाया, उसे जोश से चूमा। लूशी मियाँ ने उसे गले लगाया और भी जोश से उसकी पीठ को चूमा। उसने उसे सोफे पर दबा दिया, फिर से पहल की। फैटी ऑरेंज। डिंगमी ने उसे याद दिलाया। फैटी ऑरेंज अभी भी कालीन पर मुड़ी हुई थी। उसने तुरंत उसे उठा लिया। डिंगमी ने उसकी गर्दन को गले लगाया, अपनी टांगे उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। लूशी मियाँ ने उसे चूमा। जब वह चली गई, उसे वापस बेडरूम में ले गई। फैटी ऑरेंज अचानक उछल पड़ा और उसकी पैंट पकड़ ली। उसके पैरों को पीछे पकड़ लिया। लूशी मियाँ ने अपना सिर नीचे कर लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि फैटी ऑरेंज समझ गया या नहीं। उसने धीमी आवाज में धमकी दी, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा? डिंगमी ने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर उसकी गर्दन को चूमने के लिए अपना सिर उठाया, बड़बड़ाते हुए, वापस नहीं। लूशी मियाँ का एडम का सेब ऊपर नीचे खिसक रहा था। उसका निचला जबड़ा तना हुआ था और उसने उसकी ओर देखा। उसकी एक पलक वाली आंखें तीव्र और मोहक दोनों थीं, खासकर कुछ खास समय पर। दिनमत का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे उसका यही रूप पसंद था, इसलिए वह बेधड़क उसे चूमती रही। दिनमत दरवाजे और उसके बीच फंस गई थी और उसे तब तक चूमा जाता रहा जब तक उसका पूरा शरीर शिथिल नहीं हो गया। ल्यूक थोई मियाँ ने उसे चूमा और अपना हाथ अंदर डालकर उसके कोमल शरीर को सहलाया। काफी समय बाद
डिंगमी ने अपनी ब्रा के बटन खुलने की आवाज सुनी। उसका शरीर कांप उठा और एक झटके में वह जबरदस्ती अंदर घुस गया। मंद रोशनी वाले कमरे में दो आकृतियां दरवाजे के फ्रेम से चिपकी हुई थीं, मौत से लड़ रही थी। लू शी मिया, धीरे से बोलो। डिंगमी ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। कई बार वह नीचे गिर गई। उसने उसे पकड़ लिया और लू शी मिया ने और भी ज्यादा बल का इस्तेमाल किया, उसके कान को काटते हुए। कितना कोमल! डिंगमी कांप उठी, शब्द बनाने में असमर्थ। वह पूरी तरह से उसके साथ सिंक से बाहर थी। आम तौर पर वह अपनी सारी ताकत खो देती है, लेकिन उसके लिए यह कभी भी बहुत कुछ बदल गया था। ऐसे कई अन्य पहलू थे जिनमें उनकी कमी थी। वह उन सभी के लिए बनाना चाहते थे। भविष्य में खुद को, डिंग-एमआई ने हिचकिचाया। लेकिन मैंने लंबे समय तक ड्राइव नहीं किया है, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। लू शी मिया चकले हुए। जब मेरे पास समय होता है तो मैं आपको ले जाऊंगा। चलो अभ्यास करते हैं। डिंगमी, हाँ, उन्होंने जल्दी पहुंचने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से झो किंग और जू जियाओ बिन और भी पहले आ गए। जब लू शी मिया पार्किंग की जगह ढूंढ रहे थे, डिंगमी ने उन दोनों को दरवाजे के सामने खड़े देखा। मैं पहले कार से उतरूंगी, डिंग-एमआई ने कहा कि लू शी मिया ने कार को बंद कर दिया। वह आश्चर्यचकित थी। ज्यो, तुम यहाँ क्यों हो? पिछली बार। डिंग-एमआई ने जू यी पर अजीब तरह से नजर डाली। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंधी तारीख झो किंग उसे आखिरी बार जू यी के रूप में पेश करना चाहती थी। उसे सिरदर्द था, माँ। जू यी ने रिमलेस चश्मा पहना था और धीरे से मुस्कुराया था क्योंकि वह डिंगमी, मिस को देखता था। मिस, ओह, दरअसल हम एक दूसरे को जानते हैं। चू थान और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। ओह, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तू दी मुस्कुराई। मैं और दीन मद भी हाई स्कूल के सहपाठी थे। शायद तुम्हें मेरी याद न हो। यह सच था कि चू थान को वह याद नहीं था। उसे सबसे ज्यादा जो लोग याद थे वे थे ल्यूक थोई मिया और दो मिन्हवी, तू खिएन और तान डांग भी उसे याद थे, क्योंकि वे अक्सर दीन मत के साथ खेलते थे। उसे वास्तव में दूसरों की कोई छाप नहीं थी। चू थान हंसा। ओह, इस आंटी की याददाश्त को देखो, यह ठीक है। तू दीच ने फिर से दीन मत की ओर देखा, अभी भी मुस्कुरा रही थी। चू थान ने देखा कि तू दीच के मन में दीन मत के लिए भावनाएं थी। दीन मत के बोलने का इंतजार किए बिना उसने सक्रिय रूप से व्यवस्था की। क्या तुम अपने माता पिता के पास आ रहे हो? अगर आप ध्यान नहीं देंगे। डिंगमी को डर था कि वह बहुत कुछ कह देगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। माँ। लू शी मिया को पता नहीं था कि उसने कब कार पार्क की थी। वह उसके पीछे चला गया और ठंडी आवाज में कहा, तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं आए? डिंगमी चौंक गई और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। लू शी मिया पहले ही आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर टू डिच और चू थान को देखा। चू थान अपने सामने लंबे और सुंदर आदमी को देखकर दंग रह गई। लू शी मिया? जू यी को भी उम्मीद नहीं थी कि डिंगमी लू शी मिया के साथ आएगी। झो किंग की प्रतिक्रिया से लगता है कि शायद उसे भी नहीं पता था, अन्यथा वह उसके प्रति इतनी उत्साही नहीं होती। उसने डिंगमी के कंधे पर लिपटी लू शी मिया की बाह को देखा। उसकी आंखें काली पड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे मेकअप करेंगी। जूही, मुझे तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। लू शी मिया की आवाज हल्की थी। जूही मुस्कुराई। मैं इस सप्ताहांत अपने माता पिता को डिनर के लिए बाहर ले जा रही हूँ। मैं पहले अंदर जाऊंगी। जूही के जाने के बाद झो किंग धीरे धीरे अपने होश में आई। लू शी मिया और डिंगमी को देखते हुए, तुम दोनों
डिंगमी ने जल्दी से कहा, माँ, यह मेरा प्रेमी है, लू शिमियांग। बेशक झो किंग को पता था कि यह लू शिमियां था, लेकिन क्या उनका ब्रेकअप नहीं हुआ फिर से एक साथ? उसकी अभिव्यक्ति बदलती रही, अंत में एक आश्वस्त मुस्कान। यह अच्छा है कि आप दोनों साथ हो रहे हैं, बहनोई। शिष्टाचार, डिंग एमआई के लिए सभी। भले ही वह काफी खुश थी, फिर भी वह उस दर्द और पछतावे को मिटा नहीं पाई जो उसे उस साल हुआ था। एक माँ के रूप में उसके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। एक उबाऊ भोजन समाप्त हो गया। चू थान ने दीनह मठ को वापस खींच लिया और धीरे से पूछा, अब तुम और अंकल ल्यूक थोई मियाँ? दीनह मठ ने उसकी ओर देखा, मैंने उससे सुलह कर ली है। We are doing very well now, so don't worry about me anymore. Zhu King smiled. It's good that you two are still together. It proves that your fate hasn't ended. She sighed. I didn't expect that after so many years, you two could still be together, if back then. If those things hadn't happened back then, Ding Mi could have gone to Beijing to study. Maybe the two of them would be married and have children now. Ding Mi frowned, not wanting to mention the past again. Mom, don't talk about the past anymore. I'm doing very well now. Whether she regretted it or not, she knew best. Zhu King didn't say anything more. Lu Shimiya pushed open the door of the private room, looked at them. Let's go. Ding Mi picked up her bag, looked at Zhu King. Mom, let us take you and Xiao Bin back. Zhu King nodded. Sitting in the car, Xiao Bin excitedly said, Sister Xiao Mi, last time you were on TV, my friends saw it all. Everyone praised you for being pretty. Ding Mi smiled. Is that so? अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करने में मेरी मदद करो। टिएट्यू बान ने ल्यूक थोई मियाँ की तरफ देखा। अपनी उम्र में वह आमतौर पर परिपक्व और सक्षम युवा पुरुषों का सम्मान करता था, खासकर ल्यूक थोई मियाँ जैसे सुंदर पुरुषों का। लंबा, सुंदर, प्रतिभाशाली, एक लग्जरी कार चलाने वाला, एकदम सही आदमी। टिएट्यू बान ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। भाई साहब भी बहुत सुंदर हैं, आपके लिए बहुत उपयुक्त हैं। दीन मैट ने अपने होठों को दबाया और ल्यूक थोई मियाँ की तरफ देखते हुए मुस्कुराई। लू शी मियाँ के होठों ने कर दिया और उन्होंने कहा, लिटिल ब्रैट, लिटिल ब्रैट। 2 बचे रहने के बाद डिंग एमाई मुस्कुराया और लू शी मियाँ को देखा। देखो, मैंने कहा कि जियोबिन बहुत अच्छा है। कोट, क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि सिर्फ माओ डिट चिन्ह डुओंग ने ही ग्राहकों की जानकारी लीक नहीं की है। आप सिर्फ उन पर ही मुकदमा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको यकीन है कि आप आज का मुकदमा जीत जाएंगे? खांग चिन्ह को भी उम्मीद नहीं थी कि वहां इतने सारे रिपोर्टर होंगे। उसने ल्यूक थोई मियाँ और तू खिएन की तरफ देखा। ल्यूक थोई मियाँ ने कसकर भौहें सिकोड़ी। धिक्कार है, यहाँ रिपोर्टरों को किसने बुलाया? खंड 2 अध्याय 72। क्वांग आने ने मूल रूप से मुकदमा जीतने के बाद सीआरएम वान खात से संबंधित ग्राहक जानकारी के प्रकटीकरण की घटना को स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने पहले अवसर का लाभ उठाया, स्पष्ट रूप से इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे। लू शी मियाँ ने लेंस को स्कैन किया। उनका व्यवहार ठंडा था, उनकी आंखें उदासीन थी, बेहद डरावनी लग रही थी। आसपास के पत्रकार अचानक चुप हो गए। लू शी मियाँ ने आंखें सिकोड़कर एक माइक्रोफोन उठाया, उनकी आवाज गूंज रही थी। सबसे पहले, सीआरएम वान खाच को ग्राहक जानकारी के प्रकटीकरण से कोई समस्या नहीं थी। यही कारण है कि माओ डिट चिन्ह डुओंग पर मुकदमा चलाया गया। दूसरा, क्वांग आने इतने सारे व्यवसायों के साथ सहयोग करता है। हमने एक छोटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। चिन्ह डुओंग ट्रेडिंग मेरी कंपनी को बदनाम करने वाला पहला व्यवसाय है। अगर हम उन पर मुकदमा नहीं करेंगे,
तो हम किस पर मुकदमा करेंगे? तीसरा, हम जीतेंगे। उन्होंने माइक वापस कर दिया। रिपोर्टरों के जवाब का इंतजार किए बिना ल्यूक थोई मियां जल्दी से अंदर चले गए। रिपोर्टर दंग रह गए। जब उन्हें होश आया तो वे जल्दी से उनके पीछे भागे और तीखे सवालों की एक श्रृंखला पूछी। लू शी मियां ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह ज़ूकियान के पास नहीं था। मियो ने कहा, उन्हें अनदेखा करें। मियां ठंड से अपने चेहरे पर अपनी आंखें बहती थीं। उसके होठों को शुद्ध करते थे और उसकी आंखों के नीचे और भी ठंडा हो जाता था। कर्मचारी और जू निंग हैं। लू शी मियां ने सिर्फ डिंग मी के दृश्य के बारे में सोचा, जो जिद्दी और अकेली दोनों थी। यहाँ अकेली खड़ी थी और उसे दिल का दर्द महसूस हुआ। उसकी अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। उसी समय डिंग मी को एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना पोर्टल से साक्षात्कार मिल रहा था। फोटोग्राफर ने साक्षात्कार शुरू करने से पहले उसकी तस्वीर ली। रिपोर्टर ने पूछा, मैंने सुना है कि आपने कॉलेज में रहते हुए ही यह काम करना शुरू कर दिया था। पहले वेतन बहुत कम था। आपने कैसे सहन किया? डिंग मी ने इसके बारे में सोचा और खुलकर जवाब दिया, वास्तव में वेतन ठीक था, क्योंकि पहले मैंने एक सीनियर को एक डॉक्यूमेंट्री डब करने में मदद की थी। उस फिल्म को ऑनलाइन बहुत अधिक संख्या में देखा गया था, इसलिए शुरुआती बिंदु काफी अच्छा था। बाद में सीनियर के परिचय के लिए धन्यवाद। मैं अपेक्षाकृत आसानी से विकसित हुआ। रिपोर्टर हंसा। क्या आप उस सीनियर के बारे में कुछ बता सकते हैं? डिंग मी ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बस एक सामान्य सीनियर। रिपोर्टर ने कुछ और सवाल पूछे। डिंग मी ने पूरी तरह से जवाब दिया और समूह का अनुसरण करते समय कुछ दिलचस्प कहानियां साझा कीं। दर्द और पिछले कुछ वर्षों में एक आवाज अभिनेत्री के रूप में परिपक्व हुई हूँ, जिससे दर्शकों के लिए कुछ चिकन सूप जुड़ गया है। अंत में रिपोर्टर जिज्ञासु था, आखिरी शो प्रसारित होने के बाद तिएबा और वीबो दोनों ने आपको उद्योग में सबसे खूबसूरत आवाज अभिनेत्री के रूप में प्रशंसा की। आपके पीछे काफी लोग होंगे। तिएबा, एक बड़ा चीनी मंच नेटवर्क। डिंग मी जानती थी कि रिपोर्टर कुछ साइड सवाल पूछेगा और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि बहुत सारे नहीं हैं। वास्तव में मेरे रिश्ते बहुत सरल हैं और मेरी आवाज अभिनय की नौकरी काफी नीरस है। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती। रिपोर्टर हंसा। बहुत सारे नहीं होने का मतलब है कि बहुत सारे हैं, डिंग मी। यह किस तरह का तर्क है? रिपोर्टर ने फिर पूछा, पिछली बार आपने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि आपका एक प्रेमी है। क्या आप बता सकती हैं? वह सॉफ्टवेयर सेवाओं में काम करता है। रिपोर्टर ने और गहराई से जानना चाहा, लेकिन डिंग मी ने केवल मुस्कुराकर कहा, कोई और व्यक्तिगत कहानी बताने को तैयार नहीं थी। लंच ब्रेक से पहले साक्षात्कार समाप्त हो गया। डिंग मी ने समय देखा और अनुमान लगाया कि लू शी मियां का पक्ष लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए वह उसका इंतजार करने के लिए टैक्सी लेकर कोर्ट चली गई। हाल के वर्षों में गुआंगयिंग कई शोरगुल वाले विवादों में रहा था, खासकर जियांगजू लौटने के बाद। वे कोंग डू साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी ही कंपनी मॉडल के थे। कहने की जरूरत नहीं है कि वे पिछले 2 सालों से गुप्त रूप से लड़ रहे थे, लेकिन यह पहली बार था कि यह इतना शोरगुल वाला था कि इसे कोर्ट जाना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से पहले मामले में पर्याप्त सबूत नहीं थे और कोई फैसला नहीं हो सका। लू शी मियां और जूकियान ने उदास चेहरे के साथ कोर्ट छोड़ दिया। रिपोर्टरों का समूह अभी तक नहीं गया था। जैसे ही वे चले गए, वे वादी और प्रतिवादी को घेरते हुए 2 हिस्सों में बंट गए। झांग किक्सुआन ने माइक पकड़ रखा था। उसका चेहरा उत्तेजित था। बेशक कोई बदनामी नहीं है। हमारे जैसी छोटी कंपनी को उन पर निंदा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हमें बंदरों को डराने के लिए चिकन को मारने के लिए मुकदमा दायर किया। इस बार अदालत ने फैसला नहीं किया। यह साबित करता है कि हमें अभी भी जीतने की उम्मीद है।
भीड़ लू शिमिया बेहद लंबी और बकाया थी। उन्होंने जल्दी से कार का दरवाजा बंद कर दिया। तुरंत नहीं गए, लेकिन यहाँ थोड़ी देर के लिए इंतजार कर रहे थे। फिर उसे अधीरता से पत्रकारों को धक्का देकर देखा और जल्दी से घेरने के बारे में ठंडा हो गया। उसे वहां इंतजार करना चाहिए। डिंगमी ने उसे देखा, भौहें सिकोड़ी, पलटी और उसे न देखने का नाटक करते हुए चली गई। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। हवा ठंडी और सुनसान थी। डिंगमी ने अपना दुपट्टा गले से लगाया और सड़क के किनारे खड़ी होकर इंतजार करने लगी। लू शिमिया ने उसके बगल में कार रोकी। डिंगमी ने अपने हाथों को कप में भरकर उन पर फूंक मारी, फिर जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। लू शिमिया ने अपने बालों को फैलाया और अपने ठंडे चेहरे को सहलाया। इतनी ठंड? डिंगमी ने सिर हिलाया। बहुत ठंड है। वह अब ठंड से बहुत डर रही थी। उसने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वह पतली थी इसलिए यह बहुत स्पष्ट नहीं था। लू शिमिया मुस्कुराई और गाड़ी चलाकर चली गई। टिएट निन कोर्टहाउस के दरवाजे के सामने खड़ी थी। डिंगमी को लू शिमिया की कार में बैठते हुए देख रही थी। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने होंठ काटे। पत्रकारों ने उसे घेर लिया और सवाल पूछने लगे। शोर असहनीय था। उसका दाहिना कान भनभना रहा था। वह स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रही थी। यह बहुत असहज था। टिएट निन्ह लू शिमिया की कार को घूर रही थी क्योंकि वह धीरे धीरे गायब हो रही थी, अपने पैरों को पटक रही थी। डीन मैट ने जल्दी से पूछा, मुकदमा कैसा चल रहा है? क्या तुम जीतोगे? ल्यूक थोई मिया ने अपने होंठ सिकोड़े। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। ओह! डिन मट को आश्चर्य हुआ। क्यों? ल्यूक थोई मिया ने उसकी ओर देखा और संक्षेप में बताया। उनके पास अभी भी सबूतों की कमी थी। यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि सुरक्षा प्रणाली को नष्ट करने वाले मिनी प्रोग्राम को किसने इंस्टॉल किया था। माओ डिचीन डुओंग कह सकते थे कि कंप्यूटर को किसी और ने हैक किया था या कंपनी को हैक किया गया था, और इसी तरह बचाव के लिए कई कारण थे, इसलिए वे दोषी नहीं ठहरा सके। डीन मैट ने भौहें सिकोड़ी। बहुत बुरा। ल्यूक थोई मिया ने सहयोग करते हुए हंसते हुए कहा, यह वास्तव में बुरा है। यह मामला बड़ा नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। हालांकि क्वांग आन्हे ने केस नहीं जीता था, लेकिन चाहे माओ डिचीन डुओंग ने कंप्यूटर हैकिंग या कंपनी हैकिंग या किसी और कारण का बहाना बनाया हो, यह क्वांग आन्हे के लिए फायदेमंद ही होगा। इसलिए उनके पास यह साबित करने के लिए और भी कम सबूत थे कि CRM वान खाच में कोई समस्या थी। उस दोपहर कोर्टहाउस के सामने पत्रकारों को जवाब देते हुए ल्यूक थोई मिया का वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल गया, हर जगह प्रसारित हुआ। ल्यूक थोई मिया ने साफ सुथरा सूट पहना हुआ था, सुंदर और आकर्षक, ठंडे व्यवहार के साथ, और शांति से जवाब दिया। कैमरे पर नजर गड़ाए हुए दोनों घुमावदार पलकें वाकई बेहद आकर्षक, तुरंत युवा लड़कियों की आंखों को आकर्षित करती हैं। डिंगमी ने घर पर यह वीडियो देखा। अप्रत्याशित रूप से वह इतना फोटोजेनिक था, बेशक वह व्यक्तिगत रूप से और भी अधिक सुंदर था। डिंगमी ने टिप्पणियां पढ़ी, पाया कि सामग्री पूरी तरह से अलग थी। उनमें से अधिकांश लू शिमिया की उपस्थिति में रुचि रखते थे, यहाँ तक कि जू कियान भी नहीं जो उसके बगल में खड़ा था। यहाँ तक कि कुछ टिप्पणियां यह भी पूछ रही थी कि कंपनी का पता कहाँ है? क्या तुम नौकरी पर राखी रहे हो? कई लड़कियां हिम्मत करके आवेदन करना चाहती थी। डिन मट दंग रह गई। मत आओ। लू शिमियान की एक प्रेमिका है। मैं स्वतंत्र था और वीडियो के माध्यम से भी ब्राउज किया और टिप्पणी की। वीबो पर पोस्ट करते हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद मैं अभी भी लू शिमिया को एक वीडियो में दिखाई देने में सक्षम हो जाऊंगा। उस समय डिंग एमआई जेल में था। वह नहीं जानती थी कि लू शिमियान ने कहा कि वह हमेशा से ही हिलाकर नहीं था। ऑनलाइन
सिंघुआ यूनिवर्सिटी के साथ हाई स्कूल ग्रुप। डिंगमी का दिल टूट गया था। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। डुमिंगवेई, या मुझे तुम्हारे लिए पूछना चाहिए? शायद अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से वीडियो सहेजा है। डिंगमी इसे देखना चाहती थी, लेकिन इसे देखने से डरती थी। शेनजिया ने समूह में एक तस्वीर भेजी। यह लू शिमिया के वीडियो के नीचे एक टिप्पणी थी। एक लड़की ने टिप्पणी की, लू शिमिया और जू कियान को वरिष्ठ बताते हुए कहा कि वे दोनों सिंघुआ विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के उत्कृष्ट छात्र थे। उनका मानना था कि वान के सीआरएम में कोई समस्या नहीं थी और निश्चित रूप से मुकदमा जीतेंगे। शेनजिया, क्या लू शिमिया और जू कियान की कंपनियों में गंभीर समस्याएं हैं? क्या यह इतना शोरगुल वाला हो गया है कि यह ऑनलाइन हो गया है और कोर्ट में चला गया है? डुमिंगवेई ने उस अवतार को देखा, एक शब्द भी नहीं बोला। डिंगमी ने संक्षेप में शेनजिया को बताया। डुमिंगवेई को लंबे समय तक कुछ भी कहते हुए नहीं देखा, यह सोचकर कि वह व्यस्त थी। डिंगमी ने थोड़ी देर के लिए शेनजिया के साथ बातचीत की और फिर वैक्सीन से लॉग आउट हो गई। फैटी गुई के साथ बाहर चली गई। लू शिमिया को आज ओवरटाइम करना था, वह शायद बहुत देर से घर आएगा। डिंगमी ने पकौड़ी को फिर से लपेटा, खास तौर पर उन्हें लू शी फेंग के लिए उपहार के रूप में ऊपर लाया। उसे बिल्ली देने के लिए धन्यवाद दिया। डिंगमी अंदर नहीं गई, बस दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उससे बातें करती रही। लू शी फेंग दरवाजे के सामने खड़ा था, उसके मुंह के कोने हिल रहे थे। वास्तव में बात नहीं करना चाहता था, बिल्ली उसे नहीं दी गई थी, लेकिन लू शिमिया ने छीन ली थी और उसके ऊपर उसने एक कारण बताया कि वह मना नहीं कर सकता था, एक शादी का तोहफा। कितना बेशर्म! विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे उठा सकते हैं। इसे शादी का तोहफा मानिए, मैं आपको 2 देता हूँ। ल्यूक थोई फोंग मुस्कुराया और ल्यूक थोई मिया के शब्दों को दिनहमत को वापस कर दिया। ल्यूक थोई मिया ने स्वाभाविक रूप से ये शब्द दिनहमत से नहीं कहे। दिनहमत शर्मा गया और भी अधिक आभारी महसूस किया। धन्यवाद, उसने सोचा, क्या हम तुम्हें एक बिल्ली दे सकते हैं? लू शिफेंग बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। ठीक है, चलो तुम्हें एक कीनू बिल्ली देते हैं। डिंगमी ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। हाँ, मैं एक चुनकर तुम्हें दे दूंगी, बिल्ली को छीने बिना। डिंगमी वास्तव में खुश थी। उसने तुरंत लू शिमियन को एक वैक्सीन संदेश भेजा, उसे इस बारे में बताया। लू शिमियन ने भौहें सिकोड़ी, उसे लगा कि लू शिमियन भी बेशर्म है। इतने सारे पकौड़े खाने के बाद भी डिंगमी से उसे बिल्ली देने के लिए कह रहा है। तुम्हें बिल्ली पालने में शर्म नहीं आती? इस बारे में सोचते हुए उसे और डिंगमी को भविष्य में 2 बिल्लियां पालनी होंगी। लू शिमिया ने जवाब दिया, मेरे पास इन दिनों तुम्हारे साथ बिल्ली चुनने का समय नहीं है। क्या हम सप्ताहांत तक इंतजार कर सकते हैं? डिंगमी ने इसके बारे में सोचा और जवाब दिया, कल दोपहर मैं खाली हूँ, मैं खुद ही घूमकर देखूंगी। अगर मैं एक नहीं खरीद पाई तो मैं तुम्हें इस सप्ताहांत किसी और जगह ले जाऊंगी। लू शिमिया ने जवाब दिया, ठीक है। अगले दिन डिंगमी एक बिल्ली चुनने के लिए अपने घर के पास पालतू जानवरों की दुकान पर गई, लेकिन वह एक उपयुक्त बिल्ली नहीं चुन सकी, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। जब वह शाम को घर पहुंची तो बुई दीच ने फोन किया। चलिए कल साथ में खाना खाते हैं। डिंग मिच ने अपने होंठ सिकोड़े। तुम्हें यहाँ कितने दिन रहना है? बुई दीच, लगभग 1 सप्ताह। डिंग मिच, लू शिमिया इन दिनों काफी व्यस्त है, चलो कुछ दिन और इंतजार करते हैं। बुई दीच बेहद नाराज थी, उसने वाकई लू शिमिया के साथ आने की योजना बनाई थी। उसने लू शिमिया की कंपनी की कहानी ऑनलाइन देखी थी। जाहिर है कि वे एक जोंक का सामना कर रहे थे, जिससे निपटना आसान नहीं था। बुई दीच ने ठंडी हंसी में कहा, ठीक है,
लेकिन लू शी मियाँ शायद उसे देखना नहीं चाहते थे। खंड 2 अध्याय 73। झेंग यांग के खिलाफ गुआंग यिंग के मुकदमे की खबरें और वीडियो पूरे इंटरनेट पर थे। देश भर में जिन कंपनियों ने पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, उनमें से कुछ ने पहले ही वान के सीआरएम का उपयोग अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। लू शी मियाँ बहुत व्यस्त थे और उन्हें हस्ताक्षरित अनुबंध को बनाए रखने के लिए बातचीत करने के लिए शुक्रवार को बीजिंग जाना था। उसके बाद अगले सप्ताह के सोमवार को मामले की अपील करनी थी। गुरुवार की रात डिंगमी ने अपना सामान उसके साथ पैक किया। उसने तुलना करने के लिए 2 सूट निकाले और उससे पूछा, तुम कौन सा सूट लाए हो? दरअसल ल्यूक थोई मियाँ को सूट पहनना बहुत पसंद नहीं है, जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। आम तौर पर वह ब्लेजर पहनते हैं, यहाँ तक कि सप्ताहांत में जब वह ओवरटाइम काम करते हैं तो भी वह सामान्य शर्ट ही पहनते हैं। लेकिन डेनिम मैट को सूट में वह पसंद है, मर्दाना और आकर्षक, बेहद खूबसूरत। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा। जो भी तुम चाहो, जो भी आपको पसंद हो। डेनिम मैट मुस्कुराई। उसने एक शुद्ध काले रंग का हस्तनिर्मित परिधान चुना, जो पिछली बार उसके लिए खरीदी गई टाई से मेल खाता था। ल्यूक थोई मियाँ ने उसका उत्साह देखा। वह हंसे बिना नहीं रह सका। मैं केवल 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ। बस 2 सेट कपड़े ले आओ। डेनिम मैट ने अपना सूट सूटकेस में रखा, पास आकर उसकी गर्दन को गले लगाया, ऊपर देखा और कहा, क्या आप रविवार को मुक्त हैं? ल्यूक थोई मियाँ सहयोग करने के लिए नीचे झुके, उनकी ओर देखते हुए, उम्मा, बिल्लियों को देखने जा रहे हो? डेनिम मैट ने अपने होंठ काटे, उसकी आंखों में गहराई से देखा और फुसफुसाया। बुई दीच ग्यांग चाओ के पास आया। उसने कहा कि वह साथ में खाना खाना चाहता है। ल्यूक थोई मियाँ ने ठंडे स्वर में कहा। तो डेनिम मैट की आवाज और भी धीमी हो गई। मैंने उससे कहा कि जब तुम वापस आओगे तो मैं उसे साथ में भोजन पर आमंत्रित करूंगा। आखिरकार वह पहले भी मेरी बहुत मदद करता था। हाँ, ल्यूक थोई मियाँ ने ठंडी हंसी में उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अगर तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती तो क्या तुम्हें उसकी मदद की जरूरत पड़ती? डेनिम मैट के पास शब्द नहीं थे, वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसे चूमा। ल्यूक थोई मियन चुपचाप खड़ा रहा, उसे चूमने दिया। डिंगमी को कोई जवाब नहीं मिला। वह घबरा गई, उसके होठों को हल्के से काटा। लू शी मियाँ दर्द में था, उसे घूर कर देखा, तुरंत उसे गले लगाया और उसे पलट दिया, उसे अलमारी से सटा दिया और उसे जोर से चूमा। डिंगमी की सांस फूल रही थी, उसे दूर धकेलने के लिए संघर्ष कर रही थी। लंबे समय के बाद लू शी मियाँ ने देखा कि उसका चेहरा घुटन से लाल हो गया था, उसके होठों को छोड़ने से पहले। तो तुम मुझे मनाना चाहते हो? उस आदमी की आवाज धीमी और चुंबकीय थी, जिससे डेनिम मैट को कमजोरी महसूस होती थी। अगर वह आवाज देने वाला अभिनेता बन जाता तो निश्चित रूप से बहुत सी लड़कियां उसके पीछे पड़ जातीं। वह अभी भी उसकी गर्दन को पकड़े हुए थी, शर्माते हुए और अपना सिर उठाते हुए। या क्या? ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा और हंसे। क्या तुम सच में नहीं समझती? डेनिम मैट धीरे से उसकी मजबूत छाती से सट गई, उसके लहराते बाल उसकी गर्दन से टकरा रहे थे। उसने उसके लिंग को चूमा और बड़बड़ाते हुए बोली, मैं समझती हूँ। भले ही तुम नहीं समझो, मैं तुम्हें समझा दूंगी। आज ल्यूक थोई मियाँ पूरे दिन कंपनी में व्यस्त रहे, खूब धूम्रपान किया। उनके शरीर पर सिगरेट की गंध बहुत तेज थी। वह उसे इस तरह छूना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और उसके बालों को बिखेरते हुए कहा, अपने आप को प्रबुद्ध समझो। ऐसा कहकर वह मुड़ा और बाथरूम में चला गया। डिंगमी ने पलकें झपकाईं। उसने अभी भी यह नहीं कहा था कि क्या वह इस सप्ताहांत बुई डिच को डिनर पर आमंत्रित करना चाहता है।
जब ल्यूक थोई मियाँ ने स्नान समाप्त किया तो डिंगमी ने पहले से ही अपना सामान व्यवस्थित कर लिया था, उसे दीवार के कोने में छोड़ दिया था। मोटा गुई लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। डिंगमी ने नीचे झुककर उसे उठाया। यह वास्तव में भारी है, मोटा गुई। क्या तुम थोड़ा वजन कम कर सकते हो? उसकी प्रतिक्रिया म्याऊं थी। दिनमत अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसने ऊपर देखा, बाथरूम का दरवाजा खुला था। ल्यूक थोई मियाँ बाथरोब पहनकर बाहर आए। उन्होंने तौलिया फेंकने से पहले अपने बालों को कुछ बार पोंछा। उनके बाल थोड़े नम थे, उनकी आंखें और भौहें काली थी। वे सौम्य और शांत दिख रहे थे। वह आगे बढ़े और फैटी गुई को अपनी बाहों में घूरते हुए कहा, क्या तुम सच में इसे बिल्ली को देना चाहते हो? दिनमट, मिस्टर ल्यूक एक कीनू बिल्ली चाहते हैं। ल्यूक थोई मियाँ ने उन्हें याद दिलाया। हम उन्हें आधे से अधिक समय तक पालते हैं। दिनमट मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मुझे बिल्लियाँ पसंद है। दो ठीक है। वैसे भी उसके साथ रहना और एक और छोटी नारंगी बिल्ली को पालना, यह बहुत संतोषजनक लग रहा था। लू शी मियाँ ने अपने होठों को मोड़ा, मोटी नारंगी बिल्ली को अपनी बाहों में उठाया और उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। दरवाजा बंद कर दिया। डिंगमी ने अपने होठों को काटा, उसकी तरफ देखा। लू शी मियाँ ने अपनी भौहें उठाईं। डिंगमी ने तुरंत उसकी गर्दन को गले लगाया, उछली। उसकी पतली टांगें उसकी कोमल कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी। लू शी मियाँ ने उसे उठाने का मौका लिया, उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। डिंगमी ने अपना सिर उठाया और उसे चूमा। मुझे माफ कर दो, लू शी मियाँ। उस समय वह वास्तव में उसे धोखा देने का इरादा नहीं रखती थी। ल्यूक थोई मियाँ ने अपने होठों को दबाया, दूर चला गया और फिर उसे बिस्तर पर वापस जाने दिया। उसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जाना था। डिंगमी को लगा कि वह वाकई गुस्से में है, इसलिए वह उछल पड़ी और उसका कॉलर पकड़ लिया। उसे बिना छोड़े उससे चिपक गई। लू शी मियाँ रुकी, बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। डिंग जियाओमी, अगर तुम मुझे चिढ़ाती रहोगी तो तुम बाद में रोओगी। दिनमट एक क्षण के लिए झिझका, फिर उसे छोड़ दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, आधे घंटे की। ल्यूक थोई मियाँ ने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया और बेडरूम से बाहर चला गया। दिनमैट बिस्तर पर लेट गया और अज्ञात समय तक प्रतीक्षा करता रहा। जैसे ही वह सोने वाली थी, उसने पलटकर उसे पीछे से गले लगाया और उसके कान को चूमा। थक गई, दिनमट ने स्वप्नवत उत्तर दिया। पलटी और उसे गले लगा लिया। ल्यूक थोई मियाँ ने उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसका हाथ अंदर चला गया, जिससे वह तेजी से सांस लेने लगी। दिनमात उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका। ल्यूक थोई मियाँ, तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना होगा। वह पलटा और उसके ऊपर दबाव डालते हुए, उसकी नम आंखों में गहराई से देखते हुए, तो दिनमैट शर्मा गई। उसने स्वीकार किया कि उसने अभी जो चेतावनी दी थी वह कोई मजाक नहीं था। वह डर गई थी। तुम नरमी से पेश आओ। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर उसकी गर्दन में दबा लिया, हंसते हुए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिस रात वे अलग होने वाले थे, उससे एक रात पहले डिंगमी रोती रही और उसकी आवाज धीमी हो गई। अगली सुबह, जब डिंगमी अभी भी सो रही थी, लू शी मियाँ पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। डिंगमी सुबह 9 बजे तक सोती रही और फिर उठ गई। आज उसे कुछ काम था। डिंगमी बाथरूम में गई। जब उसने अपना गला साफ किया, तो उसे एहसास हुआ कि उसका गला थोड़ा कर्कश था और वह शर्मा गई। अपने दांत ब्रश करने के बाद, डिंगमी जल्दी से अपने गले को आराम देने के लिए एक कप चाय बनाने चली गई। डिंगमी को कुछ दिन पहले जो साक्षात्कार लेख मिला था, वह आज सुबह पोस्ट किया गया था। उसके फोन पर एक पुश नोटिफिकेशन आया। डिंगमी ने नाश्ता करते हुए साक्षात्कार पढ़ा। कुछ ही समय में
वीबो गुलजार हो गया। किसी ने क्लास ग्रुप में एक फोटो पोस्ट की। जियांग शिंजी, क्या डिंगमी अब एक सेलिब्रिटी है? अभी अभी टीवी और ऑनलाइन पर दिखाई दिया। थाम ग्याई, क्या आपको जलन हो रही है? तुम तान तो कैसी इच्छा है? वह लूशी मिया के साथ वापस आ गया। मैं बहुत ईर्ष्या कर रहा था। तुरंत उन दोनों को अपने प्यार को दिखाने के लिए डांटा गया। विषय तुरंत बदल गया। मैं लेख के शीर्ष पर फोटो। डिंग एमआई पहले से बहुत अलग नहीं था। छोटे बाल, डिम्पल, मीठी मुस्कान, मिठाई। टिएट निन्ह ने भौहें सिकोड़ी और फोटो को घूरते हुए पूरा लेख पढ़ा। जितना ज्यादा वह पढ़ती गई उतना ही असहज महसूस करती गई, खास तौर पर जब उसने देखा कि दिन्ह मैट ने अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र किया है। टिएट निन्हा, यह तुम्हारा है, बस इस पर हस्ताक्षर कर दो। जू निंग को बिल सौंपने वाली रिसेप्शनिस्ट ने उसके फोन की स्क्रीन पर नजर डाली और मुस्कुराई। यह आवाज अभिनेत्री वास्तव में सुंदर है। मुझे वह वास्तव में पसंद है। टिएट निन्ह ने कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। ठंडे अंदाज में इशारा करते हुए कहा, इसे मुझे वापस दे दो। रविवार की दोपहर को ल्यूक थोई मियां बीजिंग से लौटे। जैसे ही वह घर में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि दिन्ह मैट एक बिल्ली का बच्चा पकड़े हुए खड़े हैं। हैरान, तुमने इसे खरीदा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे वापस आने का इंतजार करो और फिर साथ में चुनाव करो? दिन्ह मट ने उत्साहपूर्वक कहा, मेरे सहकर्मी मिन्हवी की बिल्ली ने 4 बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया। वे इतने सारे बच्चों को पाल नहीं सकते थे, इसलिए वे उन्हें देना चाहते थे। मिन्हवी मुझे उनमें से एक चुनने के लिए वहां ले गए। ल्यूक थोई मियां ने अपने होठों को दबाया और अपना सामान नीचे रख दिया। क्या तुमने इसे अपने भाई को दिखाया है? दिन्ह मट ने बिल्ली को सहलाते हुए कहा, हाँ। जब मिन्हवी और मैंने बिल्ली को चुना, तो हमने उसे वीडियो कॉल किया और उसने इसे चुना। यह एक काल्पनिक कहानी है और इसे एक वीडियो के माध्यम से चुना गया है। दरअसल चारों बिल्लियां एक जैसी थीं। दिन्ह मैट और 2 मिन्हवी नहीं चुन सकते थे, इसलिए 2 मिन्हवी ने कहा, या हमें मिस्टर ल्यूक को खुद चुनने देना चाहिए। दिन्ह मैट ने उसे मैसेज किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ल्यूक थोई फोंग ने सीधे उसे वीडियो पर कॉल किया। ल्यूक थोई मियां ने अपने हाथ जेब में डाले और अपनी बाहों में लेटे बिल्ली के बच्चे को घूरने लगीं। अचानक उन्हें हल्का सिरदर्द होने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बुई डिच को बुलाओ, उसे आज रात के खाने पर आमंत्रित करो। यह कहते हुए उसने अपना सामान उठाया और दीन मैट की ओर पीठ करके बेडरूम में चला गया। दीन मैट ने पलक झपकाई और बिल्ली के बच्चे को फैटी गुई के बगल में रख दिया और उसके पीछे बेडरूम में चला गया। ल्यूक थोई मियां ने कपड़ों का एक सेट लेने के लिए अलमारी खोली और नहाने जा रहा था। दीन मैट उसके पास गया, अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। क्या तुम गंभीर हो? उसने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। या क्या? दिन्ह मत, तो मैं जाकर फोन करूंगा। दिन्ह मत ने अपनी बात समाप्त की और जाने ही वाला था, लेकिन उसे तुरंत किसी ने पीछे खींच लिया और कुछ देर तक चूमा, फिर उसे जाने दिया और नहाने चला गया। दिन्ह मत ने उसकी पीठ पर कुछ मुक्के मारे, फिर बेडरूम से बाहर भागकर बुई दीच को बुलाया। ल्यूक थोई मियां ने नहाना समाप्त किया और बाहर आया। दिन्ह मत कालीन पर बैठा हुआ कीनू बिल्ली के साथ खेल रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और सोचने लगी, क्या तुम्हें लगता है कि फैटी क्वेट ने बिल्ली के बच्चे को परेशान किया होगा? ल्यूक थोई मियां ने क्वेट बियो की ओर देखा। यदि आप चिंतित हैं, तो आज रात बिल्ली को ऊपर ले जाएं। दीन मैट ने सिर हिलाया। मन ही मन सोच रही थी कि फैटी गुई को पहले भाई ल्यूक ने पाला था। अब बिल्ली का बच्चा उसे देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ल्यूक थोई मियां सोफे पर बैठ गया, उसे खींच लिया और अपनी गोद में दबा लिया। दीन मैट ने मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन को गले लगाया।
मैंने 6 बजे के लिए एक टेबल बुक की है, ल्यूक थोई मियाँ ने वह कहकर जवाब दिया, उस भोजन की परवाह किए बिना, धीरे से अपना सिर उसकी गर्दन पर रगड़ते हुए। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? उसके बालों से उसकी गर्दन में खुजली होने लगी। दिनमत खुद को टालने से नहीं रोक सकी। दोनों सोफे पर गले लगकर और चूमते हुए बैठे थे। डिंगमी ने सोचा कि उसे बाद में बाहर जाना होगा। डर था कि वह भावुक हो जाएगा। वह जल्दी से खड़ी हुई और उसकी गोद से कूद गई। शाम को 6 बजे रेस्तरां के निजी कमरे में लू शी मियाँ और पेई यी आखिरकार आमने सामने आए। पेई यी अकेले नहीं आई थी बल्कि जियांग एर के साथ आई थी। जियांग एर ने सुना कि डिंगमी और लू शी मियाँ ने पेई यी को रात के खाने पर आमंत्रित किया है, इसलिए उसने साथ आने पर जोर दिया, यह कहते हुए कि उसे एक बार डिंगमी के प्रेमी से मिलना है। पेई यी ने सोचा कि वह परेशान कर रही है, इसलिए वह उसे साथ ले आया। दोनों लू शी मियाँ और डिंगमी के सामने बैठे थे। लू शी मियाँ ने उन्हें ठंडी नजर से देखा, मेनू को आगे बढ़ाया। आप दोनों चुने। बुई डिच ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, आप बहुत विनम्र हैं। जियांग एर ने लू शी मियाँ को देखा। उसने कुछ दिन पहले उसे वीडियो पर देखा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह व्यक्तिगत रूप से और भी अधिक सुंदर था। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आहें भरते हुए बोली, कोई आश्चर्य नहीं कि बुई डीच दीन मैट का पीछा नहीं कर सका। जवानी का प्यार सबसे खूबसूरत और अविस्मरणीय होता है। ऐसे आदमी के साथ रहने के बाद यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दिन मैट उसे भूल नहीं पा रही है। बुई डीच का चेहरा काला पड़ गया। चुप रहो, गियांग नी ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य बोलने की अनुमति नहीं है। दीन मैट मुश्किल में था। गियांग नी ने वाकई कुछ कहने की हिम्मत की। इसके विपरीत ल्यूक थोई मियाँ बहुत शांत थे। व्यंजन चुनने के बाद बुई डीच ने वेटर को मेनू दिया। वेटर के जाने का इंतजार किया, फिर ल्यूक थोई मियाँ को देखा, मुस्कुराया और कहा, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी में कुछ हुआ है, कैसा चल रहा है? ल्यूक थोई मियाँ ने दिनमट को एक गिलास पानी पिलाया, जो न तो नमकीन था और न ही फीका, और कहा, कोई समस्या नहीं है बुई डिच, यह अच्छा है। दिनमत को नहीं पता था कि यह भोजन सही था या गलत। उसने और गियांग नी ने एक दूसरे को देखा। गियांग नी ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, अच्छा। दिनमत समझ गया कि वह ल्यूक थोई मियाँ की बात कर रही थी। मुस्कुराया और पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। खाने के बाद ल्यूक थोई मियाँ ने दिनमत को काट दिया, अच्छा बनो, जाकर पैसे चुकाओ। डिंगमी ने उसकी तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि वह क्या करने जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने कार्ड लिया और भुगतान करने के लिए काउंटर पर चली गई। जब जियांग एर और बुई डिच एक साथ दिखाई दिए, तो उनके पीछे पीछे पेपराजी भी रेस्टोरेंट में आ गए। जियांग एर ने अभी अभी खाना खत्म किया था जब उसे उसके सहायक ने उठाया। डिंगमी के जाने के बाद कमरे में केवल बुई डिच और ल्यूक थोई मियाँ ही बचे थे। ल्यूक थोई मियाँ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। उनकी एक पलक वाली आंखें बुई डिच पर टिकी हुई थीं। उनका चेहरा ठंडा था। तुम्हें क्या चाहिए? बुई डिच ने हंसते हुए कहा, मैं और क्या कर सकता हूँ? क्यों न एक और लड़ाई लड़ी जाए? 2 साल पहले दोनों की मुलाकात सीटीसी में हुई थी और दोनों में झगड़ा हुआ था। उस साल यह अज्ञात था कि लू शी मियाँ काम के लिए सीटीसी आए थे या डिंगमी को खोजने। सामान्य तौर पर बुई डीच की मुलाकात लू शी मियाँ से आने हुआ मीडिया की पार्किंग में हुई थी। पिछली रात एक फिल्म के लिए निवेश के कारण बुई डीच ने प्रोडक्शन टीम और मुख्य कलाकारों के साथ डिनर किया। उस समय गियांग नी अभी अभी प्रसिद्ध हुए थे। वे दोनों एक दूसरे के करीब थे, इसलिए प्रेस ने एक कहानी बनाई और उस दिन यह समाचारों में सबसे ऊपर था। कई सालों तक एक दूसरे को न देखने के बाद बुई डीच ने पहली नज़र में ल्यूक थोई मियाँ को पहचान लिया।
यह व्यक्ति पहले से अधिक परिपक्व था और उसकी आभा भी पहले से अधिक तेज थी। वह ल्यूक थोई मियाँ की ओर बढ़ा और मुस्कुराया। ल्यूक थोई मियाँ, तुम यहाँ क्यों हो? ल्यूक थोई मियाँ कार के सहारे झुके हुए, धूम्रपान करते हुए, उसे ठंडे भाव से देख रहे थे। बुई डिच ने अपनी भौहें उठाईं। तुम यहाँ दीन मैट को खोजने नहीं आए हो, है न? लू शी मियाँ ने अपना सिर नीचे किया और सिगरेट की राख को झाड़ दिया, फिर भी एक शब्द नहीं बोला। बुईदी ने देखा कि वह बर्फ की तरह ठंडा था, कुछ हद तक उत्साहित था, जानबूझकर उकसा रहा था। यदि आप डिंगमी को खोजने आते हैं, तो यह प्रयास की बर्बादी होगी। हम अभी अभी अलग हुए हैं। डिंगमी बीजिंग चली गई है। तुरंत उसके चेहरे पर मुक्का मारा गया। लू शी मियाँ ने सिगरेट फेंक दी, उसका कॉलर पकड़ा और उसे जोर से कार में धकेल दिया। धमाका! मुक्का सीधे उसके चेहरे पर लगा। बुईदी को उम्मीद नहीं थी कि लू शी मियाँ हमला करेगा। एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और तुरंत पलटवार किया। दो आदमी 1.8 मीटर लंबे पार्किंग में लड़ रहे थे। लू शी मियाँ उससे थोड़ा लंबा था, लेकिन उनकी काया एक जैसी थी। शुरू में लगा कि जब वे दोनों लड़ेंगे तो वह नुकसान में नहीं रहेगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह आदमी इतना भयंकर था, उसके चेहरे पर मुक्का मारने में माहिर था। धिक्कार है, उसका चश्मा भी टूट गया। खंड 2 अध्याय 74। उस दिन ल्यूक थोई मियाँ ने बुई डिच को तब तक पीटा जब तक वह पार्किंग स्थल पर सपाट नहीं हो गया। फिर उसकी गर्दन छोड़ दी, उसे ठंडी निगाहों से देखा, फिर सीधा खड़ा हुआ, कार में घुसा और गाड़ी चलाने के लिए दरवाजा पटक दिया। बुई डिच का चेहरा चोटिल और काला था, वह जमीन पर पड़ा था, उसका पूरा शरीर दर्द में था और गंदा था, जितना गंदा हो सकता था। उसे पूरे 1 हफ्ते तक घर पर रहना पड़ा, तभी वह बाहर अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कर पाया। आज तक बुई डिच को अभी भी नहीं पता कि ल्यूक थोई मियाँ उस समय सिटीसी में क्यों आए थे। कभी कभी उसे भ्रम भी होता है कि ल्यूक थोई मियाँ जानबूझकर अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे पीटने आए थे। उस समय वह सिर्फ गियांगनी के लिए अपनी भावनाओं के बारे में उपद्रव नहीं कर रहा था। बाहरी लोगों की नज़र में वह एक अमीर लड़का है जो औरतों का लालची और कामचोर दोनों है। उसने एक पुरुष के दृष्टिकोण से सोचा, शायद लू शी मियाँ उस तरह का था कि भले ही उसने डिंगमी से नाता तोड़ लिया हो, फिर भी वह उसे अन्याय महसूस करते हुए नहीं देख सकता था। शायद ऐसा ही हो। लू शी मियाँ डिंगमी को तब से जानता था जब वह 13 साल का था, मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक। जवानी के उन लंबे सालों में उसे याद नहीं था कि वह उसे कब पसंद करने लगा। उसे खुद भी ठीक से याद नहीं था, शायद उससे भी पहले। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बाद डिंगमी घर छोड़कर चली गई। 1 साल से ज्यादा समय तक उसके पास सिर्फ वह था। उस दौरान डिंगमी ने उस पर बहुत भरोसा किया और उस पर भरोसा किया, जिससे उसे लगा कि डिंगमी उसकी जिम्मेदारी है, किसी को भी उसे धमकाने की इजाजत नहीं है। भविष्य के लिए उसकी सारी योजनाओं में वह शामिल है। कई लोगों की नज़र में वह बेहतरीन था, वह सुंदर था, तो क्या हुआ अगर उसने डिंगमी से नाता तोड़ लिया? लेकिन उसने कभी डिंगमी को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उन सभी सालों में उसके बगल में सिर्फ एक लड़की थी, वह उसकी सारी भावनात्मक यादें भी सिर्फ वही थी, अविस्मरणीय। उन सालों के दौरान उसने डिंगमी को छोड़ दिया था, वह हर तरह की महिलाओं से मिला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर वह दिनमत नहीं है, तो वह भी नहीं होगी। ब्रेकअप के बाद पहले साल वह इतना व्यस्त था कि उसने खुद को उसके बारे में न सोचने के लिए मजबूर किया। दूसरे वर्ष उसने तू खियन के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। वह गंभीर रूप से व्यस्त था, फिर भी उसके बारे में न सोचने की कोशिश कर रहा था। तीसरे वर्ष में उन्होंने अक्सर फिल्मों, विज्ञापनों आदि में अपनी आवाज सुनी
वह अब वापस नहीं ले सका। जियांगझौ के लिए कंपनी बहुत व्यस्त थी। एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान उसने थोड़ी शराब पी ली। अचानक उत्साह से शहर सी के लिए उड़ान भरने के लिए एक टिकट खरीदा। इसे मिटाने के लिए समय लगा। कल्पना से परे। लूशी मियाँ ने बुई डिच को देखा और मंद मंद मुस्कुराए। क्या आप जीत सकते हैं? भाड़ में जाओ। बुई डिच पीला पड़ गया। उसने अपना चश्मा उतार दिया और अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। कोशिश करो। अभी लूशी मियाँ लड़ने के मूड में नहीं थे। उनकी पतली उंगलियां मेज पर टैप कर रही थी और उन्होंने उसकी ओर देखा। कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जीत नहीं सकते। दिन्हा मठ से दूर रहो। उसके प्रदूषण को उस पर असर मत करने दो। बुई दीच। बुई दीच ने अपना कान पकड़ा, भौहें सिकोड़ी और विश्वास नहीं कर सका। तुमने क्या कहा? प्रदूषित शरीर। ल्यूक थोई मियाँ ने सिगरेट का एक पैकेट निकाला। एक सिगरेट अपने मुंह में डाली, उसे जलाया, एक कश लिया और उसकी ओर देखा। क्या यह नहीं हो सकता? हमेशा महिला सितारों की तलाश में रहते हैं। बुई दीच का गला रुंध गया। वह जवाब देने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुल गया। दीना मत घबराते हुए और उत्सुकता से अंदर आया। उन्हें देख रहा था। वे दोनों बहुत शांत दिख रहे थे। दीना मत ने यह देखा और राहत की सांस ली। कार्ड ल्यूक थोई मियाँ के बटुए में डाल दिया। जैसे ही वह बैठी, ल्यूक थोई मियाँ ने तुरंत सिगरेट बुझा दी। उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, घर जाकर बिल्ली को खाना खिलाओगी? दीन मट ने कहा, ठीक है। फिर उसने जल्दी से देखा, सीनियर, चलो पहले घर जाना चाहिए। आपको घर जाना चाहिए। बुई डिच। मेरी प्रशंसा करें। यह बेकार है। डिंग मिच को पता था कि वह आज रात सजा से बच नहीं सकती है। उसके गाल बह गए थे। जाहिर है कि उसने पहले ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अब उसकी आत्मा और शारीरिक शक्ति बहुत ज्यादा थी। हर बार जब वह उसे दया की भीख मांगने पर मजबूर करता, तो इस तरह की सजा कभी खत्म नहीं होती थी। जब वे एक पालतू जानवर की दुकान से गुजरे, तो डिंग मी अचानक चिल्लाई, रुको। लूशी मियाँ ने गति धीमी की। क्या हुआ? छोटी नारंगी बिल्ली के लिए कुछ चीजें खरीदो। जब तुम उसे वहां ले गए थे तब भी तुमने पर्याप्त नहीं खरीदा था। भाई लू के पास भी शायद कुछ नहीं है। लूशी मियाँ ने सड़क के दूसरी तरफ देखा, पार्किंग की जगह ढूंढने के लिए कुछ मिनटों तक चक्कर लगाया और फिर उसके साथ पालतू जानवर की दुकान में चली गई। डिंगमी ने छोटी नारंगी बिल्ली के लिए एक बिस्तर, एक चढ़ाई का ढांचा और इसी तरह की दूसरी चीजें खरीदीं। लूशी मियाँ ने सामान को ट्रंक में भर दिया। डिंगमी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। क्या हम एक और बिल्ली ले लें? मुझे छोड़ दो। लूशी मियाँ ने डिक्की बंद कर दी। डिंगमी ने उस पर मुस्कुराया। तुम्हें किस बात का डर है? लूशी मियाँ ने उसके बालों को सहलाया। मैंने तुम्हें बहुत बड़ा कर दिया है। एक वाक्य जिसने उसे अंदर से खुश कर दिया। डिंगमी जोर से हंस पड़ी। लूशी मियाँ ने उसकी तरफ देखा। कार में बैठो। तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? हाँ। कार आसानी से चली। जब वह आवासीय क्षेत्र में पहुंचने वाली थी, लूशी मियाँ ने अचानक कार रोकी, उसकी तरफ देखा और अपनी ठुड्डी उठाई। सीटें बदलो। डिंगमी दंग रह गई। हाँ। लूशी मियाँ ने ठहाका लगाया। मुझे गाड़ी चलाने की कोशिश करने दो। अचानक उसे गाड़ी चलाने देने पर वह थोड़ी घबरा गई। लूशी मियाँ ने उसकी तरफ देखा। हिम्मत नहीं है? डिंग में। वास्तव में नहीं। इस जगह पर चौड़ी सड़कें और कम कारें हैं। यह वास्तव में शुरुआती लोगों के लिए अभ्यास करने के लिए उपयुक्त है। मेरे यहाँ होने पर तुम्हें किस बात का डर है? ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा, सीट को थोड़ा आगे की ओर झुकाया, फिर दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गए। वह कार के सामने के चारों ओर चला गया और यात्री का दरवाजा खोला। जल्दी करो। अपने सीट बेल्ट को तेज कर दिया। यह कोशिश करने के लिए सीट की स्थिति सही थी।
मैं बहुत आसानी से चला गया, लेकिन यह धीमा था, थोड़ा तेज। गार्ड स्टेशन के सामने चारों ओर मुड़ने में सक्षम होने से पहले कुछ मीटर का बैकअप लेने की जरूरत है, लेकिन यह शिकायत नहीं कर सकता है। आप मुझे पहले क्यों याद दिलाया? जियो वेई पर ड्यूटी पर यह कार लू शिमिया की थी, इसलिए वह आश्चर्यचकित था। श्री लू आमतौर पर बहुत अच्छी तरह से चला गया। क्या वह आज नशे में था? किसी ने आग्रह किया। डिंग मील ने उसे देखा। उसे देखने के लिए क्या करना है? मिया असहाय थी। उन्होंने अपना माथा रगड़ा। कार का दरवाजा खोला। सीटें बदलो, मुझे करने दो। डिंगमी को ऐसा लगा जैसे उसे माफ कर दिया गया हो। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और कार से बाहर कूद गई। जियाओ वेई दंग रह गया जब उसने डिंगमी को ड्राइवर की सीट से उतरते देखा। फिर लू शिमिया को देखा जो कार के सामने चक्कर लगा रहे थे, और दंग रह गए। ओह, मिस्टर लू, मिस डिंग। वे दोनों एक ही कार में थे। उन्होंने सुलह कर ली। अभी डिंगमी ही गाड़ी चला रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। डिंगमी ने शियाओ वेई को देखा, माफी मांगते हुए मुस्कुराई। लू शिमिया ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। जल्दी से कार अंदर डाल दी। डिंगमी ने राहत की सांस ली। लू शिमिया, अगली बार जब आप मुझे फिर से सिखाएंगी, तो वाकई बहुत समय हो गया है जब से मैंने कार को छुआ है। अगली बार यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा। लगभग 2 साल हो गए हैं। तो यह वास्तव में इसलिए नहीं है क्योंकि वह बेवकूफ है। लू शिमिया ने अपने होंठ सिकोड़े। हाँ, बस आज वह टेस्ट ड्राइव के मूड में थी। डिंगमी ने दरवाजा खोला। फैटी गुई और छोटी नारंगी बिल्ली सोफे पर एक घोंसले में लिपटी हुई थी, बेहद सामंजस्यपूर्ण दिख रही थी। डिंगमी ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से फैटी गुई ने छोटी नारंगी बिल्ली को धमकाया नहीं। लू शिमिया ने लिविंग रूम में सामान रखा। डिंगमी ने उत्साह से सब कुछ खोला। इकट्ठे कालीन पर बैठ गईं। लू शिमिया मुस्कुराई। वह वास्तव में उत्साही थी। वह मदद के लिए जाने ही वाला था कि फोन की घंटी बजी। फोन पर टैन डोंग ने कहा, मैंने अभी अभी आपको सबूत और निगरानी वीडियो भेजा है, देख लीजिए। इस बार सबूत निश्चित रूप से प्रामाणिक है। झांग किक्सुआन और जू चांगडोंग दूर के रिश्तेदार हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? जू चांगडोंग कोंगडू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बॉस हैं। लू शिमियन ने सिगरेट का एक पैकेट लिया और कार्यालय में चला गया। मुझे देखने दो। लटकने के बाद लू शिमियन ने सबूत और निगरानी वीडियो को देखना समाप्त कर दिया। फिर जू कियान ने फोन किया। उन्होंने कहा, मैंने वकील कांग को दस्तावेज भेज दिए हैं। लू शिमियन ने कंप्यूटर चालू किया। हाँ, जू कियान ने कहा, इस सबूत के साथ कल झांग किक्सुआन के पास शायद कहने के लिए और कुछ नहीं होगा। लू शिमियन, ठीक है। झांग किक्सुआन को आदेश दिया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि जू चांगडोंग, उसका उद्देश्य केवल CRM-1 खाच को नष्ट करना नहीं है। 1 साल से अधिक समय पहले क्वांग आन ने अमेरिकी बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन किया था। उसी समय खोंग डो ने भी एक आवेदन प्रस्तुत किया। जब से क्वांग आन ग्यांग चाओ में चले गए, खोंग डो का ग्राहक आधार लगातार कम हो गया है। कंपनी का मुनाफा स्वाभाविक रूप से क्वांग आन जितना अच्छा नहीं है। यह भी कारण है कि खोंग डो ने हमेशा क्वांग आन के साथ गुप्त रूप से व्यवहार किया है। वॉल्यूम 75। डिंग एमआई ने लिटिल कैट को दवा लेने के लिए लिटिल कैट के लिए व्यवस्था की। फिर उसने दवा लेने के लिए रसोई घर में आकर द मेडिसिन बैग को काट दिया और लिविंग रूम के चारों ओर चली गई। जब वह अध्ययन के पास थी, तो उसने लू शिमियो की आवाज को आज भी छोड़ दिया। कंप्यूटर, उनके फोन ने एक मनोरंजन समाचार के लिए एक अधिसूचना को धकेल दिया। उन्होंने इसे लापरवाही से देखा, फिर बुई डिच नाम को रोका, फिर वेइबो को खोला। बी डिच सिर्फ दोस्त थे,
बिडिच को किसी और को पसंद आया। पिछली बार बीजिंग में उसे संदेह था कि डिंग मी पेई की कथित प्रेमिका थी। लू शी मिया ने भौहें सिकोड़ी और टिप्पणी खोली। उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। इस पेई को वास्तव में पिटाई की जरूरत थी। उसने उस समय उसे बहुत हल्के से मारा था। लू शी मिया ने अपना फोन बंद कर दिया और बेडरूम में चला गया। डिंग मी बिस्तर पर बैठी थी, समाचार भी पढ़ रही थी। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगी। अचानक उसे दोषी महसूस हुआ। ल्यूक थोई मिया ने उसे घूरकर देखा, अपने कपड़े पहने और नहाने चला गया। 10 मिनट बाद ल्यूक थोई मिया अपने बाल सुखाते हुए बिस्तर पर चला गया। डिंग मी ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। लू शी मिया, आपने वीबो पर समाचार देखा है ना? लू शी मिया रुकी, तौलिया फेंक दिया। डिंग मी का चेहरा और भी पीला लग रहा था और उसने धीमी आवाज में समझाया, मुझे नहीं पता था कि यह इस तरह से निकलेगा। लू शी मिया ने उसकी अजीब अभिव्यक्ति देखी, अपने होंठों को दबाया और उसके माथे को छुआ। तुम्हें क्या हुआ है? वह क्या उसे लगा कि उसे बुखार है? लू शी मिया ने उसके पीले चेहरे को देखा। भले ही वह वास्तव में गुस्से में था, लेकिन वह इसे व्यक्त नहीं कर सका। उसने कंबल उठाया, उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और धीमी आवाज में पूछा, क्या अब भी हर बार ऐसा ही दर्द होता है? डिंग मी ने सिर हिलाया, उसके रवैये में आए बदलाव से हैरान होकर अपना सिर उठाया और फुसफुसाया, क्या तुम अभी भी गुस्से में हो? लू शी मिया ने उसके बालों को जोर से हिलाया, गुस्से से कहा, अब से बुई दीच से दूर रहो। डिंग मी ने जल्दी से सिर हिलाया। उसका निचला पेट अचानक सिकुड़ गया। उसकी नाजुक भौहें कसकर सिकुड़ गईं। लू शी मिया रसोई में उसके लिए एक कप ब्राउन शुगर का पानी बनाने चली गई। डिंग मी ने इसे पी लिया और बिस्तर पर लेट गई। लू शी मिया कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल उसे गले लगा सकता था, उसके बालों को चूम सकता था। डिंग मी को अचानक अतीत याद आ गया। जब तक उसे थोड़ा सा भी दर्द या शिकायत होती, लू शी मिया लगभग तुरंत उसे छोड़ देता। इतने सालों के बाद कड़वी योजना अभी भी 100 में से 100 बार काम करती है। डिंग मी ने अपने होठों को काटा, फिर से उसकी बाहों में लिपट गई और दर्द से करा उठी। लू शी मिया ने उसे कसकर गले लगाया। उसके पास वास्तव में कोई गुस्सा नहीं बचा था। उसके दिल में बैठा व्यक्ति फुसफुसाया, लोग कहते हैं कि बच्चे को जन्म देने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है। यह झूठ है। बस मुझे बच्चे को जन्म देने के लिए धोखा दिया जा रहा है। उसने सहजता से उत्तर दिया, तुम्हें कैसे पता? वह आश्वस्त नहीं थी और हिलना चाहती थी लेकिन हिल नहीं पा रही थी। ल्यूक थोई मिया ने उसका सिर नीचे दबाया, सो जाओ। ओह हाँ। दिना मत असहज थी। पूरी रात बेचैनी से सोती रही, कई बार चक्कर में जागती रही। हर बार ल्यूक थोई मिया भी उसके साथ जाग जाता। आधी रात को वह बाथरूम गई और लू शी मिया रसोई में जाकर उसके लिए एक कप ब्राउन शुगर वाला पानी बनाने लगे। एक यातनापूर्ण शाम बीत गई। डिंग मी को दोषी महसूस हुआ। उसे चिंता थी कि लू शी मिया को पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी, जिसका असर अगले दिन के मुकदमे पर पड़ेगा। उसकी चिंताएं थोड़ी अनावश्यक थी। लू शी मिया झपकी के कारण अपने काम में देरी नहीं करेंगे। वह अभी भी समय पर अदालत पहुंच गए। पिछली बार की तरह इस बार लू शिमियन ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। यान उसके लिए बहुत विनम्र हो रहा था। यूएन ने 28 अक्टूबर को 8 बजे कंपनी से सर्वर को बाहर ले जाया था। हाँ, दूसरे निगरानी वीडियो में झांग किक्सुआन को काले कपड़े पहने एक आदमी को सर्वर सौंपते हुए दिखाया गया है। रिकॉर्डिंग को जूम करके देखा जा सकता है कि वह आदमी कोंगडू साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग का प्रमुख हे हुआन है।
आखिरी निगरानी वीडियो में 3 नवंबर को झांग किक्सुआन सर्वर को कंपनी में वापस ले आया। झांग किक्सुआन और कोंगडू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बॉस दूर के रिश्तेदार हैं। इस वर्ष की शुरुआत में झेंगयांग को एक बिल के साथ एक बड़ी समस्या थी और उन्हें बहुत अधिक मुआवजा दिया गया था। चांगडोंग के पास एक अनजान लेन देन था। कसकर डाला गया और लू शिक्सुआन को देखने के लिए बदल गया। उसका चेहरा घबरा गया। कोर्ट से बाहर निकलते समय वह भावशून्य था। अगर उसे सही से याद है तो जू जेन के पास झेंगयांग ट्रेडिंग के 20% शेयर थे। फैसला सुनाए जाने के बाद झेंगयांग ट्रेडिंग दिवालिया होने से बहुत दूर नहीं होगी। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद जू कियान ने दरवाजे के बाहर पत्रकारों को देखा। हमें बाद में साक्षात्कार का जवाब कैसे देना चाहिए? लू शिमिया ने उसकी ओर देखा। पत्रकारों को नजरअंदाज करें। जू कियान, क्या? लू शिमिया, झांग किक्सुआन को खुद ही इससे निपटने दें। इन पत्रकारों को स्पष्ट रूप से कोंगडू द्वारा आमंत्रित किया गया था। पिछली बार, क्योंकि गुआंगयिंग कमजोर स्थिति में थी, इसलिए वीडियो में बहुत शोर था। अब जबकि स्थिति गुआंगयिंग के अनुकूल है, भले ही रिपोर्टर कुछ भी पूछ सकें, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सच ही लिखें। जू कियान ने भी इस बात को समझा। जब किन यांग ने परीक्षण के नतीजों के बारे में पूछने के लिए मैसेज किया, तो उसने सीधे फोन किया। इस बार किन यांग ने उनकी बहुत मदद की। उसने सही तरीके से डिनर पर आमंत्रित करने के लिए कहा। जू कियान ने कहा, कंपनी में अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। हम आज रात इस बारे में बात करेंगे। लू शिमिया ने लाइटर अपनी जेब में रखा, चाबी ली और बाहर चला गया। दरवाजे पर रिपोर्टरों को देखकर लू शिमिया और जू कियान दोनों ने जवाब देने में असुविधा हो रही है का भाव दिखाया और साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया। जल्दी से कोर्ट से बाहर निकल गए। झांग क्यूचुआन और जू जेन बाद में बाहर चले गए। रिपोर्टरों का सामना करते हुए वे दोनों जवाब देने के मूड में और भी कम थे। जू जेन उदास चेहरे के साथ कार में बैठ गई और जू निंग उसके पीछे पीछे आकर यात्री सीट पर बैठ गई। जू जेन ने निराशा में अपना सिर खुजलाया और आह भरी। मुझे डर है कि पिताजी को जल्दी रिटायर होना पड़ेगा। जू निंग ने उसकी ओर देखा। पिताजी, क्या आप पहले से ही झांग किक्सुआन के बारे में जानते थे? जू जेन ने उसकी ओर देखा। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? जू निंग, क्या तुम लोग जानबूझकर गुआंगिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? पहले तो उसने सोचा कि CRM वानके में वास्तव में कोई समस्या है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह झांग किक्सुआन और कोंगडू की साजिश होगी। जू जेन ने भौहें सिकोड़ी और उसे डांटा, बकवास मत करो, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जू निंग ने नाक सिकोड़ी, मैं इसके बारे में चिंता क्यों नहीं कर सकती? अगर कंपनी बंद हो गई तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। वह पिछले कुछ सालों से झेंगयांग में काम कर रही है। अगर कंपनी वाकई बंद हो गई तो वह यह सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वह क्या कर पाएगी। एक रिज्यूमे को कैसे लिखें? क्या उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा? जू निंग अचानक उलझन में पड़ गई और घबरा गई। जू जेन ने भी इस समस्या पर विचार किया और गहरी सांस ली। अगर यह वास्तव में ऐसा होता है तो मैं आपको नौकरी खोजने में मदद करने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग करूंगा। पिछले कुछ वर्षों में जू निंग की वजह से यह पुराना चेहरा गायब होने वाला है। जू निंग ने खिड़की से बाहर देखा, एक शब्द भी नहीं बोला। उसे कल रात वीबो पर सर्फिंग करते समय देखी गई मनोरंजन समाचार याद आ गया। फोटो स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह अभी भी पहचान सकती थी कि जिस व्यक्ति के बारे में अफवाह थी कि वह बुई दीज के साथ रिश्ते में है, वह दिन्ह मैट था। बुई दीज की व्यक्तिगत जानकारी से पता चला कि उसने एक ही विश्वविद्यालय में दिन्ह मैट के रूप में अध्ययन किया था, भले ही वह अपने मूल जीवन के प्रक्षेपवक्र से विचलित हो गया था।
दीना मैट अभी भी बहुत अच्छी तरह से रह रहा था और उसके आसपास के लोग अभी भी बहुत बकाया थे। बाहर भोजन, यह जल्द ही यहाँ होगा। वास्तव में उसने कुछ भी आदेश नहीं दिया था। वह आज सुबह बिल्ली को एक बार खिलाने के लिए जाग गई थी और फिर वह अभी भी अच्छी तरह से सो रही थी। लू शिमियो ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया और कहा, मेरे लिए प्रतीक्षा करें कि आपके लिए आदेश दिया गया है। यह सरल है, अभी भी खोम की बात है जिसे हल करने की जरूरत है। दरवाजा खुला। छोटी बिल्ली बार बार म्याऊं कर रही थी। डिंगमी जल्दी से उठकर बैठ गई। मैं बिल्ली को खाना खिलाऊंगी। गुई बेट को खाना चुराना आता है, लेकिन छोटी बिल्ली को नहीं आता। उसे भूख लगी होगी। फोन रखते हुए लू शिमिया खिड़की से बाहर देखने लगी। असहाय मुस्कान बिखेर रही थी। डिंगमी ने बिल्ली को खाना खिलाना समाप्त किया। कुछ ही देर बाद लू शिमिया द्वारा ऑर्डर किया गया खाना डिलीवर हो गया। उसे भूख नहीं थी। उसने लापरवाही से कुछ निवाले खाए और फिर गर्म पानी की थैली को गले लगाया और बिस्तर पर वापस आ गई। फोन बजा। शहर सी के क्षेत्र कोड को देखा। फिर से कुछ बिंदु पर, ठीक है, डिंग एमआई के पास इस पर विचार करने के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शाम 7 बजे लू शिमियो ने भोजन खरीदा और इसे टेबल पर रखा। जब डिंग एमआई ने बेडरूम से बाहर आने की आवाज सुनी तो उसका चेहरा अभी भी पीला था। लू शिमिया ने उसके सिर को रगड़ दिया। बिल्लियों ने सोफे पर घोंसले के लिए और उनके लिए भोजन डालने के लिए गए। क्या मैं मिस्टर ल्यूक के लिए एक बिल्ली ले सकता हूँ? वह लैम शहर में है। इसे 2 दिन और रहने दो। ल्यूक थोई मिया ने जो खाना उठाया था उसे उठाकर वापस अपने कटोरे में रख दिया। दिनम मैट ने उसकी तरफ देखा, अपना सिर नीचे किया और चुपचाप खाना खाया। खाने के बाद वे दोनों सोफे पर बैठकर फिल्म देखने लगे। दिनमट ने पूछा, क्या आपको लगता है कि मुझे वीबो पर जाकर कुछ कहना चाहिए? बुई दीच और गियांग नी पूरे दिन वीबो की हॉट सर्च पर थे और इस तरह की टिप्पणी सामने आई। बुई दीच को जो व्यक्ति पसंद है वह निश्चित रूप से वॉइस एक्टर दिनमट है। पिछली बार बीजिंग में होटल में बुई दीच जिस व्यक्ति को वापस लाया था वह भी उसका था। तुलनात्मक तस्वीरों को देखकर हेयर स्टाइल, चेहरा, शरीर का आकार बिल्कुल एक जैसा, इस टिप्पणी को शीर्ष पर धकेल दिया गया। दीन मैट का एक वीबो है, लेकिन इसे सत्यापित नहीं किया गया है। नाम भी यादृच्छिक रूप से दिया गया है। हालांकि पिछले कार्यक्रम में भाग लेने के बाद किसी ने उसे ढूंढ लिया। वर्तमान में उसके वीबो पर 1000 से अधिक संदेश हैं, जिनमें से अधिकांश जियांगेर के प्रशंसक हैं जो उसे डांटने के लिए आते हैं। डिंगमी असहाय और चिंतित दोनों महसूस करती है। वह इसे अनदेखा कर सकती थी, लेकिन ल्यूक थोई मिया को नहीं। वह इन बातों की वजह से उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वह उसका प्रेमी था।